साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को संपन्न कराई गई है, उसका जो जीएस वाला प्रश्न पत्र है, मतलब पहला प्रश्न पत्र, उसके 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग हल करेंगे और उसको व्याख्या सहित देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। 3 प्रकार की बातें की गई हैं। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, तीसरा ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? तो आप देखें, इसमें से जो आपका तीनों हैं, पहले दूसरा तीसरा, ये तीन के तीनों ही जो हैं आपके वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सभी 3 सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि मानव रहित वायु वाहनों यूएवी जो होते हैं, जो ड्रोन वगैरह देखते हैं, वो इसमें आते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और बताना उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। पहला, सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द क्या है, सभी प्रकार के। सभी प्रकार के नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, इसलिए गलत है। दूसरा कथन है कि सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। तो सभी प्रकार के नहीं, कुछ स्वतः मंडरा सकते हैं, कुछ नहीं मंडरा सकते। ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन की बात करें, सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति को स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, कुछ में पेट्रोल, डीजल या अन्य जो है एनर्जी के सोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा। अगला है विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। 4 तत्व दिए गए हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो इसमें आप देखें, कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है, लिथियम होता है, निकेल होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है। ग्रेफाइट एनोड के तौर पर कार्य करता है, कैथोड के तौर पर नहीं। तो कैथोड के तौर पर कोबाल्ट, लिथियम और निकेल कार्य करते हैं। तो यहाँ पर केवल 3 सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीज़ें हैं, बताना उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है। पहला, धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े में इसमें होता है प्लास्टिक, सेलुलोज एसीटेट के रूप में होता है। वहीं चश्मे के लेंस में जो होता है, इसमें भी प्लास्टिक होता है, पॉलीकार्बोनेट के रूप में होता है। जो अब लेंस जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। कार के टायर जो होते हैं ये भी आपके प्लास्टिक होती हैं, सिंथेटिक रबर होता है इसमें। तो इस प्रकार से तीनों में सी विकल्प हो जाएगा, सभी 3। अगला है निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। 3 पदार्थ दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी जो है वो प्रयुक्त की जा सकती है। तो 3 का है एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। तो इसमें आप देखें, इथेनॉल के उत्पादन में और यूरिया के उत्पादन में जो है कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु नाइट्रोग्लिसरीन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें ग्लिसरीन और नाइट्रिक एसिड होता है। तो यहाँ पर पहला दूसरा के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः CL20, HMX, LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो ये सभी के सभी क्या है, सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक है। तो बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं। पहला है आपका कि ऐसी अपेक्षा है कि मेजोरोना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा, मतलब आसान बनाएगा। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, मेजोरोना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS द्वारा प्रारंभ किया गया, नहीं, ये कथन गलत है। इसे गूगल और अन्य अनुसंधान संस्थानों के द्वारा जो है इसे क्या किया गया, आरंभ किया गया, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। ये आपका अमेजॉन से नहीं जुड़ा हुआ, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। अगला है, प्रायः समाचारों में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों, अर्थात इसे इंग्लिश में कहें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से सही हैं। तो पहला, ये मानव निर्मित प्रोटीन होते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, ये विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीप्त करते हैं, सही है। ये नीपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं, 3 के तीनों कथन सही है, डी विकल्प हो जाएगा। जो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये इसको कोविड-19, निपा और अन्य वायरस संक्रमणों के में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास कितने कथन है देख लेते हैं, एक सेकंड। 3 कथन है, बताना है इनमें से तीन कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं।
तो पहला, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता है, ये कथन गलत है। ये कथन पहला वाला आपका गलत है, बिल्कुल बच सकते हैं। दूसरा, कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता, ये भी गलत है। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, मतलब उनमें संक्रमण हो सकता है। तीसरा, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि विषाणु का यही क्या है, प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पे तीन के तीनों कथन गलत हैं, तो कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा, कोई भी नहीं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला है आपका कि सक्रियत कार्बन वह स्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उच्चारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, सक्रियत कार्बन का एक बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शाक्यता है। देखिए, ये जो गूगल ट्रांसलेट है काफ़ी क्लिष्ट बनाया गया है, तो ये कथन भी आपका पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा, सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है, ये भी सही है। 3 के तीनों यहाँ पर सही हैं। और जो आपका पहला विकल्प है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही, तथा दोनों मतलब दूसरा और तीसरा जो है मिल करके पहले की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। सक्रियत कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प है, ए विकल्प, ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी आपके पास 3 कथन है और बताना है कौन से सही है। तो देखिए, पहला जो है पहला कथन है कि अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक योगदान है, सही है। सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका पाई जाती है, ये भी सही है। सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है, ये भी सही है। 3 के तीनों सही हैं। तो यहाँ पे यदि विकल्प देखें कौन सा सही है, तो जो पहला विकल्प है कि कथन 2 और 3 दोनों सही, तथा वे दोनों क्या करते हैं, एक की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी आपके पास 3 कथन दिए गए हैं पहले वाले प्रश्न की जैसा। पहला कथन है यहाँ पर आपका, यहाँ पर पहला कथन है, एक सेकंड इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है, यहाँ बताना क्या है। ठीक है, इन 3 कथनों के आधार पर हमें बताना कौन सा सही है। पहला है कि कथन 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया है, नहीं किया, ये कथन आपका क्या है, सही है। पहला कथन सही है। दूसरा, COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाता, मैंडेटरी हो जाता, ये आपका कथन गलत है, बाध्यकर नहीं है। ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये भी सही है। तीसरा जो है आपका कि यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो उसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है, ये संभाव्य कारण है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि यही एक एग्जैक्ट कारण हो, ये संभाव्य कारण है जिसकी वजह से भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसका जो विकल्प सी है कि कथन 2 और 3 दोनों में से केवल एक सही है, तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी फिर से वही तीन कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, पहला कथन है कि वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, सही है। दूसरा, सौर संस्फुरों या फ्लेयर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और उससे संबद्ध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है, ये भी सही है। तीसरा, जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। 3 के तीनों कथन सही हैं और आपका कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, तथा वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, आपकी एक की व्याख्या करते हैं, तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से यहाँ पर आपके पास 3 कथन है और बताना है कौन सही है। देखिए, पहला है आपका, एक सेकंड, पहला है कि कथन है जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है, कथन सही है पहला। दूसरा, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते
का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है, ये भी सही है, पहला दूसरा सही। तीसरा जो है आपका कि जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय दोनों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का समर्थन करना है, ये भी सही। तीन के तीनों सही हैं। और यहाँ पे कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा दोनों कथन एक की व्याख्या कर रहे हैं, तो ए विकल्प हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 6 क्या है, ये बाजार आधारित और गैर बाजारी दोनों दृष्टिकोणों को कवर करता है जो सतत विकास से संबंधित वैश्विक चर्चाओं का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशंस वित्त हब प्रारंभ किया है? तो ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने 2023 में नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब की शुरुआत की ताकि क्षेत्र में प्रकृति आधारित समाधानों के लिए वित्त पोषण को सक्षम किया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यक्षवात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। पहला है आपका कि इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, सही है। तीसरा, विमानन में यह संश्लिष्ट न्यू कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। 3 के तीनों कथन क्या है? सही है, सी विकल्प हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, पिकॉक टेरेटुला गुटी टेरेटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन है, बताना है कौन से सही है। पहला, यह एक सर्वभक्षी परुष कवची या क्रस्टेशियाई है, नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि यह क्या है, यह एक संकटग्रस्त वृक्ष पर रहने वाली मकड़ी प्रजाति है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है, सही है। अपने प्राकृतिक आवास में यह वृक्षी जाति है, ये भी सही। तो दूसरा तीसरा आपका सही है, पहला गलत है, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें यहाँ पे विचार करना है। कितने कथन है? 3 कथन है, बताना इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, पहला, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति से कम है, ये कथन गलत है क्योंकि कितना उत्पादन है भारत का? प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है लगभग 1.9 टन है, जबकि वैश्विक स्तर पर कितना है? 4.7 टन है लगभग। तो वैश्विक स्तर से कम है परंतु 0.5 से ज़्यादा है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, ये सही है। तीसरा, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है ना, इसलिए सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, पादप और वर्णन क्या है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, कसावा जो है आपका ये काष्ठीय झाड़ी है, सही है। अदरक आभासी तनायुक्त शाक नहीं है, यह एक भूमिगत राइजोम है, तो ये आपका सही वर्णन नहीं है। मालाबार पालक ये शाकीय आरोही लता है, ये आपका सही है। चौथा, पुदीना वार्षिक झाड़ी नहीं, ये बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। ठीक है, तो आपका ये भी सही नहीं है। चौथा, पपीता काष्ठी झाड़ी, देखिए चौथे में कन्फ्यूजन है, ये काष्ठी झाड़ी भी सही है, हालांकि एक छोटा वृक्ष कहलाता है पर काष्ठी झाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यदि आप इसे सही मानेंगे तो 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसे सही नहीं मानेंगे लास्ट वाले को, पपीता वाले को, तो 2 सही होंगे और या केवल 3, तो बी ए या बी में से एक यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में यहाँ पे 3 कथन बताने हैं, इनमें से कौन से सही हैं। पहला, वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि महासागरों से जो है, महासागरों में जो प्लवक होते हैं, फाइटो प्लैंकटन होते हैं, वो 50 से 80% तक जो है आपका ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं, तो ये दूसरा कथन सही है। तीसरा, वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है, ये कथन गलत है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन स्तर जो है वो लगभग 21% का है, जबकि जल में घुलित ऑक्सीजन जो है बहुत कम है, तो पहला तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन बताना सही कौन सा है। उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था, नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, वो सुधारवादी थे। दूसरा, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। अगला है असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 4 विषय हैं, उपयुक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव थे, एलिमेंट थे? तो देखिए, तो यहाँ पर 4 में से देखिए, न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार की बात की गई, सही है। अहिंसा का कठोर अनुपालन, ये नहीं था इसमें। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, एक सेकंड, अहिंसा का कठोर अनुपालन था, पहला सही है, दूसरा सही। तीसरा वाला ये प्रतिधारण नहीं था, इसमें प्रतिधारण नहीं था, तो तीसरा आपका नहीं होगा। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, ये आपका शामिल था, तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, तो केवल यहाँ पे 3 सही हैं। ठीक है, तो सी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा, सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? तो यहाँ पे आप बी विकल्प देखें, एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं या स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्स्य विलास, विचित्र चित्र और गुणभरा उपाधि धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, ये पल्लव वंश के शासक थे, पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये जो आपके पास 4 विकल्प हैं, इसमें से जो बी विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय, यही आपके विक्रमादित्य थे, तो इन्हीं के समय में 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर रहते हैं। अगला है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किया था, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत मतलब 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रादेशिक क्षेत्र और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी के बारे में यहाँ पर सुमेलन करना। अश्मक जो है ये गोदावरी नदी यहाँ पर बहती थी, कंबोज में विपास या ब्यास नदी, अवंती में महानदी नहीं, अवंती में जो है आपकी नर्मदा नदी बहती थी, तो तीसरा वाला गलत है। कौशल में सरयू नदी, ये सही है, तो 3 यहाँ पर 3 युग में क्या है, सही है, तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो कि एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये लाहौर में स्थापित किया गया था, लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1901 में, और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शिक्षण का केंद्र था। अगला है, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, राजयुग और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो ये प्रांतीय स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। राजयुग दंडाधिकारी होता था, युक्त आय व प्रशासनिक अधिकारी और प्रादेशिक प्रांतों के देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। अगला है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला, कांग्रेस ने घोषणा की सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही हैं, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में दिया गया है, बताना उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है। तो यहाँ पर पहला बॉन्ड है, बॉन्ड को नहीं माना जाता है। ठीक है, स्टॉक को नहीं माना जाता है, प्रतिरक्षा निधियाँ हेज फंड्स को माना जाता है और जोखिम पूंजी को माना जाता है। तो दूसरा चौथा, तो यहाँ पे केवल 2, तो बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? इसके आय के स्रोत हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 5 के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला जो है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, ये है। दूसरा, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, ये भी है। पेंशन निधि का प्रबंधन, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है, निजी कंपनियों को ऋण देना, ये भी इसके तहत नहीं आएगा। करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण, देखिए ये आरबीआई का कार्य तो है, परंतु ये आरबीआई का व्यय है, इससे ये आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा ही केवल सही होगा, तो ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सूचनाओं पर विचार कीजिए। संगठन, इस संगठन के कार्य और यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है, ये हमें सुमेलित करना है। उपयुक्त कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 33 में, तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय
ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन करता है। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 1 गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है। तो पहला गलत है। दूसरा, राजस्व आसूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करता है और ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत आता है, ये सही है। प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम्स एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बृहद आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना, ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का आता है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा क्या है, ये सही बातें कर रहे हैं, सही सूचना दे रहे हैं। तो केवल 2 बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन सा है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। ठीक है, ये कार्य RBI का नहीं है, ये कार्य सेबी का है, ये कार्य सेबी का है, सेबी करता है। तो पहला गलत होगा। दूसरा, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उसका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। तो ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए विकल्प बी केवल 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। देखिए, पहला है कि भारत में ग्रामीण सेवा में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे स्वर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है, ये सही है। दूसरा, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता, ये भी सही है। 2 को दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा। दूसरा कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन से हैं। पहला, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों से साधन संपन्न नहीं, बहुत सारे में साधन संपन्न नहीं है, दूसरा गलत है। तीसरा, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो ये तीसरा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 कथन है, बताना सही कौन सा है। पहला कथन है आपका, देखिए, जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है, ये भी सही है। 3 के तीनों सही हैं। यहाँ पर ए विकल्प से जो है कथन 2 और 3 दोनों सही तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद अंश होता है, इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है, सही है। हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया, चौथे स्थान पर पहुँच गया था 2024 में हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि सेबी इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, ए विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है, सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है, ये भी सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं, ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, पूंजीगत प्राप्तियाँ देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये भी सही है। तीसरा, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करती हैं, नहीं, ऋणों पर ब्याज प्राप्ति यह राजस्व प्राप्ति नहीं है, ये पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। तो तीसरा गलत है आपका, पहला दूसरा सही है, ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 6 देश दिए गए हैं, उपयुक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य हैं नाटो के। तो इसमें आप देखें
ऑस्ट्रिया नहीं है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया नहीं है, स्वीडन 2024 में शामिल हुआ है और उत्तरी मैसेडोनिया है। तो 4 देश इसमें शामिल हैं, तो केवल 4 बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ 6 देशों पर विचार करना है। बताना है एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में से कितनों से होकर गुजरती है। बोल्विया से आपकी गुजरती है, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है, ठीक है, वेनेजुला से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, आपका इक्वाडोर से गुजरती है, परंतु पराग्वे से नहीं गुजरती है। तो 4 से गुजरती है, तो यहाँ पर केवल 4 सी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है। 3 है, तंगनीका झील या टंगनीका झील, ये यहाँ से होकर के आपकी गुजरती है टंगनीका झील से। टोनले सैप झील ये आपका कंबोडिया में है, यहाँ से नहीं गुजरती है। पोटोस लैगून ये ब्राज़ील में, यहाँ से भी नहीं गुजरती है, तो केवल 1 से गुजरती है, तो यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा, केवल 1। अगला है वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, सही है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, ये भी सही है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं। तो यहाँ पे 3 साक्ष्यों के बारे में बात की गई है। पहला है, ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है, ये सही है। दूसरा, घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल व्यवस्थित होते हैं, ये भी अवस्थित होते हैं, ये भी साक्ष्य है। तीसरा, यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों से मिलते हैं, ये भी सही है। 3 के तीनों ही क्या है, साक्ष्य है, 1, 2, 3 सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला देखिए, पहला जो है, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है, ये सही है। दूसरा, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है, गलत है। यहाँ पर जो है आपकी यहाँ अधिक शुष्क व ठंडी पवनें चलती हैं, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं, ये पहला कथन आपका सत्य है। दूसरा, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है, ये भी सही है। 2 के दोनों क्या हैं, यहाँ पर सही हैं, ठीक है, 2 के दोनों सही हैं, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताने हैं सही कौन से हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। तो देखिए, पहला है कि शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य एवं न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, ये सही है। दूसरा, चूंकि सरद्र होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है, ये भी सही है। मृत्तिका बिल्कुल ही सरद्र नहीं है, ये भी। तो यहाँ पर जो बी विकल्प है, कथन 2 और 3 दोनों सही, किंतु उनमें से केवल एक ही जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, नहीं सॉरी 49 देखते हैं। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। पहला, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है, ये सही है। दूसरा, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ट्रैप्ड उष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है, सही है। तीसरा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने मतलब ट्रैप्ड करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। 3 के तीनों कथन क्या है, सही है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बताने सही कौन से। पहला, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं, ये कथन आपका पहला वाला सही है। दूसरा, इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए, बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहला, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें
सभी राज्यों में विद्यमान है, नहीं सभी राज्यों में विद्यमान नहीं। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, नहीं 21 वर्ष, तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। ठीक है, एक आयोग का गठन करता है। देखिए, आयोग का गठन वैसे देखा जाए तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे तीन के तीनों सही नहीं हो सकते हैं। आपका यहाँ पर संशय है, या तो विकल्प ए सही होगा या तो विकल्प डी सही होगा। ठीक है, आप अपना कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक के संबंध में यहाँ पर आपके पास 4 कथन बताने सही कौन से हैं। पहला, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है, सही कथन है पहला वाला, पहला आपका सही है। दूसरा, यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के बाद अस्तित्व में आया, नहीं, यह जो है आपका 6 जून 1997 के बैंकॉक घोषणा के बाद अस्तित्व में आया। तीसरा, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य नहीं, नेपाल और भूटान जो हैं ये 2004 में सदस्य बने, जबकि इसकी स्थापना 1997 में हुई, तो ये भी गलत है। चौथा, बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा, नहीं नेपाल कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही, केवल पहला वाला ही सही है, तो डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से इनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है। तो देखिए, इसमें भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है। तो 2, 3, 4 मतलब डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन ज्ञान आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गगन के बारे में सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला, इससे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, सही है। इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा, ये भी सही है। तीसरा, इससे लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं, ये कथन आपका गलत है, पहला दूसरा सही है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड पेले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला है कि भारत की सह-अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न बेलेचली पार्क शिखर सम्मेलन, कहाँ पे, फ्रांस में, और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया, सही है। अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, नहीं, ये कथन गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पर केवल ए विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं, पहले और बताना है उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026 को घोषित किया गया है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील रिजिलियंट पर्यटन वर्ष 2027 को घोषित किया गया, सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025 को घोषित किया गया, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029 घोषित किया गया, ये भी सही है। 4 के चारों यहाँ पे क्या है, सुमेलित है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था, ये कथन आपका सही है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है, ये भी सही है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतवाद को सशक्त करना था, ये भी सही है। 3 के तीनों सही हैं। नहीं, एक सेकंड, इसमें जो है पहला आपका कथन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। एक सेकंड, तो यहाँ पर पहला कथन जो है आपका कि लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती, ये कथन गलत है, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर, हर जगह पे होगी, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त इसका अध्यक्ष होगा, ये कथन आपका सही नहीं है, कोई भी सदस्य हो सकता है, दूसरा गलत है। तीसरा जो है
इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा। तो ये 45 वर्ष वाला क्राइटेरिया सही है। तीसरा विकल्प तीसरा कथन सही है। चौथा, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, इसलिए चौथा कथन गलत है। तो यहाँ पर केवल आपका तीसरा कथन ही सही है। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है कि प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निर्मित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला है कि इस विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ, यह कथन सही है। दूसरा, भारतीय पुरुष फाइनल में पुरुष टीम जो है फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बना, नहीं, ये कथन गलत है। 78-40 से हरा करके नहीं, बल्कि 54-36 से हरा करके विश्व विजेता बना है। तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बनी, नहीं, 54-36 नहीं, बल्कि ये 40-78 से हरा करके विजेता बनी है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला कथन है आपका कि 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोमाराजू रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये रूस के व्यक्ति को नहीं हराए थे, इन्होंने डिंग लिरेन को हराया था। इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। तो ये दूसरा कथन आपका सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, पहला है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्ति गुणधर्म होते हैं, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। नहीं, बताना है कौन से सही नहीं है, गलत वालों को बताना है। पहला है, भारतीय रेलवे 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान NPR तैयार किया, नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया गया है। दूसरा, कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, नहीं, ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, किसी देश के सहयोग से विकसित नहीं किया गया। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं, ये कथन आपका सही है। तो गलत कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा, यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। 3 है यहाँ पर, और बताना उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व या माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं। तो इसमें देखें आप, जो एक्जियोम 4 है ये करता है, स्पाडेक्स ये जो है नहीं करता, क्योंकि ये जो है अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक के प्रदर्शन पर आधारित है। गगनयान ये करता है, ठीक है। तो पहला और तीसरा मतलब केवल 2, बी विकल्प हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। वायुयान प्रकार और उसका विवरण वो किस प्रकार का है। तो यहाँ कितने युग्म सुमेलित हैं ये हमें बताना है। तो आप देखें, डोनियर 228 ये समुद्री गश्ती वायुयान है, सही है आपका। दूसरा जो है IL-76 ये पराध्वनिक युद्धक वायुयान है, सही है। C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये सैन्य परिवहन वायुयान है, सही है। 3 के तीनों सुमेलित हैं, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है, तो ए विकल्प हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, कौन से कथन सही है ये बताना है। पहला, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है, नहीं, केंद्र सरकार की सलाह पे ही करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो केवल पहला सही है, ए विकल्प सही हो जाएगा, केवल 1। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो देखें, पहला, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद से रिक्त नहीं करेगा, ये कथन सही है। आर्टिकल 94 में इसका विवरण है। दूसरा, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा, नहीं, ऐसा
कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तीसरा जो है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आज की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। ये आपका सही है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प केवल पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, दो कथन बताना है सही कौन से। पहला, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। नहीं, यहाँ राष्ट्रपति का निर्णय नहीं होता है, अध्यक्ष या सभापति का निर्णय होता है, इसलिए गलत है। दूसरा, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं, बिल्कुल उल्लेख किया गया है। ठीक है, राजनीतिक दल का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो यहाँ पर आपके दो के दोनों कथन गलत हैं, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर है, सॉरी 69 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। पहला है आपका कि भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों। बिल्कुल है राज्य सरकारों को, ये इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है, ये कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसलिए यहाँ पे विकल्प डी सही है। कथन 1 सही नहीं, कथन 2 सही है। अगला है, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन की और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनर्स्थापन विधि नेचर रेस्टोरेशन लॉ NRL अधिनियमित किया है? यूरोपीय संघ ने अधिनियमित किया है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने यह विधि यूरोपीय ग्रीन डील का एक हिस्सा है। अगला है 71 नंबर देखते हैं। मान लीजिए कि सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर देखें, पहला, राजस्व घाटा 20,000 करोड़, राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़, प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़, ये तीन के तीनों ही क्या हैं? सही हैं। यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC, जो एक बहुमोडल परिवहन कॉरिडोर है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? तो ये जो कॉरिडोर है ये आपका किसे जोड़ेगा? तो ये आपका भारत से यूरोप, एक सेकंड, ये भारत से मध्य एशिया से यूरोप को और ईरान होते हुए जोड़ेगा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 नंबर देखें, यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, एक सेकंड, हाँ दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही क्या है। तो कथन पहला जो है, विश्व के दो प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि एथेनॉल के उत्पादन में अमेरिका जो है नंबर 1 पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री फीडस्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है। ये कथन आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान वेट बल्ब टेम्परेचर नेमी तौर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? पहला, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा, ये गलत है। दूसरा, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी, क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा, ये वाला निहितार्थ सही है। तो यहाँ पर केवल 2, मतलब विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएँ 1500 करोड़ हैं, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना होगा उसका? तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये डी विकल्प होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखें,
पहला जो है, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। सही है। संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बढ़ा जाना है। 45 नहीं 41% की बात है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 रुपये खर्च 45,000 करोड़ रखे जाएंगे। ये सही है। चौथा, इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया। ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही, दूसरा गलत है। पहला, तीसरा, चौथा सी विकल्प। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन है, 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। तो देखिए, पहला, यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। सही है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता नहीं, अन्य संस्थाएं भी कार्य करती हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किया गया था 1944 में, तो ये कथन भी सही है। तो पहला, तीसरा सही है, इसलिए आपका सी विकल्प सही होगा। पहला, तीसरा, सी विकल्प सही हो जाएगा। 78 नंबर देखें, RTGS और NEFT, RTGS और NEFT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है सही कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने कथन हैं, यहाँ पे कुल 3 कथन हैं, बताने सही कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो कथन है कि RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है, तो ये कथन आपका पहला वाला सही है। दूसरा कथन है कि RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभाव लिया जाता है, कि NEFT में नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों में से किसी में भी आवक जो है लेन देन के लिए प्रभार नहीं लिया जाता, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं। NEFT जो है 24/7 कार्य करता है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 5 देश यहाँ पे नाम है, बताना है उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहाँ पे UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका संयुक्त अरब अमीरात है, पहला वाला संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है और आपका सिंगापुर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 देश हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बी विकल्प हो जाएगा केवल 3। अगला है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना। सही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचलन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना। ये नहीं है, क्योंकि इसके तहत लगभग 1 लाख सौर PV तकनीशियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ठीक है, आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने की बात नहीं की गई है। तीसरा, इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण की स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति का सृजन करना है। तो ये आपका सही है। ठीक है, पहला सही है, तीसरा सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही, इसलिए बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन है। देखिए, पहला जो है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सही है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तीसरा, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए राज्य और उसके वर्णन के संबंध में, और बताना उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं। पहला, अरुणाचल प्रदेश, एक किले से राजधानी का नाम पड़ा, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। देखिए, इसमें आधा सही है, आधा गलत है, क्योंकि ईटानगर जो है एक किले के नाम पर पड़ा है इसका नाम, लेकिन यहाँ पर केवल एक राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला गलत है। दूसरा, नागालैंड, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत अस्तित्व में आया, तो दूसरा सही है। तीसरा, त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग पार्ट सी राज्य था और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया 1972 में। तो तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही हैं, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 पर यहाँ विचार करना है और बताना क्या है कि उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित की गई हैं। ठीक है, मतलब संविधान में उसका प्रावधान है। तो आप देखें, अंतर्राज्य परिषद जो है आर्टिकल 262 के तहत है, 262 नहीं 263 में इसका प्रावधान है। तो ये संवैधानिक निकाय है।
दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये कार्यकारी आदेश से बनी है। क्षेत्रीय परिषद, ये राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत है, तो ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पहला वाला ही इसके तहत है, तो यहाँ पर केवल एक विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है, ये कथन सही है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध और किसके अधीन कथित है ये? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये मूल कर्तव्य के तहत आता है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध, ये मूल अधिकार के तहत आता है। तो ये तीन के तीनों ही क्या हैं? सुमेलित हैं। यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा, सभी तीन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उसके संदर्भ में दो कथन बताना सही कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है, ऐसा कोई सही नहीं है। ये पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती नहीं ले सकती है। ठीक है, ये सही, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा दोनों ही क्या है? गलत है, तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन और संघ की किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यहाँ पर आप देखें, राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, ये सही है। कायर बोर्ड जो है आपका, ये भारी लघु उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत आता है। तो तीन के तीनों क्या है? युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं, बताना उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित होता है। तो इसमें जो आपका 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची का विषय है ये, और किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो तो यहाँ पे आधे राज्यों की अनुमति की या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो पहला दूसरा, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ये इसके तहत नहीं आएगा। ठीक है, ये इसके तहत नहीं आएगा। और आपका यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यदि आप विचार करें, तीन कथन दिए गए हैं। पहला है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सही है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, ये भी सही है। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं है, ये भी सही। तीन के तीनों क्या है? सही है यहाँ पर, तो डी विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। 4 क्रियाकलाप यहाँ पर दिए गए हैं और बताना है इनमें से उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित होते हैं। तो इसमें से आप देखें, पेट्रोलियम का परिसंस्करण, संग्रहण और वितरण, और आपका पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, ये इसके तहत आते हैं, मतलब केवल 2। जबकि कच्चे तेल का उत्पादन और प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत आता है। आगे चलते हैं। अगला है, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया कब दिया था? तो ये जो है दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय दिया था। ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो कांस्य की बनी हुई है, सी विकल्प हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा, लीगल डिफेंस प्रदान किया था? तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी ने किया था, तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका,
कि निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया पूना समझौता के बाद। तो ए विकल्प हो गया। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास, अमरूद। उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? तो ये तीन के तीनों लाए गए थे, तो सभी तीन। ये मूलतः जो है आपके दक्षिण अमेरिका के मूल फल हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, चाहे 5 देश हैं, बताना उपयुक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र या टाइम जोन है? यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ब्राजील में 4 टाइम जोन है, बाकी अन्य में जो है 4 से अधिक है। 4 से अधिक पूछा है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, साइबेरिया में अनादिर, साइबेरिया में मतलब आपका रशिया में, और अलास्का यूएसए में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम जोन चेंज हो जाता है, या इन दोनों के मध्य में बेरिंग जल संधि है, ठीक है। तो ये कथन सही है। दूसरा, जब अनादिर में सोमवार होता तब नोम में मंगलवार नहीं बल्कि यहाँ पे रविवार होता है, एक दिन पीछे चलता। जो अनादिर है आपका रशिया, वो एक दिन अलास्का से आगे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? तो ये थे पेरियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर। इन्होंने 1925 में जो है इसकी स्थापना की थी। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देश और किस संसाधन में समृद्ध है? बोत्सवाना हीरा के लिए, चिली लिथियम के लिए, इंडोनेशिया निकेल के लिए। ये तीन के तीनों क्या हैं? यहाँ पर सुमेलित है सभी तीन। जो चिली है ये लिथियम, जो आपका लिथियम त्रिकोण है उसका हिस्सा है। लिथियम त्रिकोण में चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्षेत्र और देश। कौन सा क्षेत्र किस देश के तहत आता है? मैलार्का इटली का भाग नहीं है बल्कि ये स्पेन का भाग है, ठीक है। नामार्डी स्पेन का नहीं है, ये फ्रांस का है, ये भी गलत हो गया। सार्डिनिया फ्रांस का नहीं है, ये आपका इटली का है। तो तीन में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी विकल्प हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। यदि किसी पे आपको संशय है, कोई यदि लगता है कि कोई दूसरा उत्तर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।